गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं लेसन नंबर 10 स्टार्ट करूंगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? बजट होता क्या है? तो जैसे घर का बजट बनाते हैं, कितनी इनकम है और कितना एक्सपेंडिचर करना है, उसी तरह से गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है। ठीक है, ये हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट बजट स्टडी कर रहे हैं, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट के बजट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो बजट क्या होता है? बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। एनुअल मतलब कि साल का होता है, ठीक है, पर मंथ का नहीं होता, साल का होता है। इसको हम बोलेंगे फिस्कल ईयर। अकाउंटिंग ईयर के बजाय बजट के टर्म में इसको बोलेंगे फिस्कल ईयर। तो बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेट्स ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड एस्टिमेट्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है? तो गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है। एनुअल स्टेटमेंट मतलब कि साल का होता है। शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स, तो गवर्नमेंट आइटम वाइज बताती है। आइटम वाइज का मतलब है कि जैसे गवर्नमेंट हेल्थ पे कितना एक्सपेंडिचर करेगी और एजुकेशन पे इतना एक्सपेंडिचर करेगी, और आइटम वाइज बताती है कि कितना उसको रेवेन्यू होगा, कहां कहां से, जैसे इनकम टैक्स के कितने पैसे मिलेंगे, जीएसटी के कितने पैसे मिलने के चांसेस है उसको। तो आइटम वाइज बताती है एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर। और फिस्कल ईयर, इसको बजट की लैंग्वेज में फिस्कल ईयर बोलेंगे, अकाउंटिंग ईयर को। ठीक है, तो एस्टिमेट्स होते हैं बजट के अंदर, जो भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स होंगी वो एस्टिमेट्स होते हैं, नॉट रियल। दीज आर एस्टिमेट्स बिकॉज दीज आर फॉर द फोर्थ कमिंग ईयर। ठीक है, तो एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर। तो डेफिनेशन क्लियर होगी। तो एक बार फिर देखो, गवर्नमेंट बजट क्या होता है? तो गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है जिसमें गवर्नमेंट शो करती है आइटम वाइज के फोर्थ कमिंग ईयर के अंदर कितनी उसको इनकम होने के एस्टिमेट्स हैं और कितना उसको एक्सपेंडिचर होने का एस्टिमेट्स है फॉर द फिस्कल ईयर। ठीक है, द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर शोन इन द बजट आर नॉट ऑफ द एक्चुअल फिगर बट द एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर द कमिंग फिस्कल ईयर। तो बजट के अंदर जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होते हैं, रिसिप्ट मतलब गवर्नमेंट की इनकम, तो इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं वो रियल नहीं होते, वो फॉर द फोर्थ कमिंग ईयर्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो एक्चुअल फिगर्स नहीं है बट एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर द कमिंग फिस्कल ईयर। ठीक है, तो फिस्कल ईयर इज टेकन, ये आपको बताई है। जो फिस्कल ईयर, जो अकाउंटिंग ईयर होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का लिया जाता है। ठीक है, नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट बजट। बजट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बजट इज प्रिपेयर्ड एट ऑल लेवल्स, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो हर लेवल की गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। हम जो अपने सिलेबस के हिसाब से मेन रूप से स्टडी करेंगे, तो वी विल स्टडी अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट जैसे दिल्ली का अलग बनता है, हरियाणा का अलग, पंजाब का अलग, तो स्टेट गवर्नमेंट का बजट। एंड लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट मतलब जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, जो शहर होते हैं उनमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, और विलेज के अंदर पंचायत वगैरह, ग्राम पंचायत। ठीक है, उनका बजट वो लोकल गवर्नमेंट है। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट, और बजट के अंदर जो भी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होगा वो रियल नहीं होगा, एस्टिमेटेड होगा। क्यों एस्टिमेटेड है? बिकॉज इट इज फॉर द फोर्थ कमिंग ईयर। In India, budget is presented by finance minister on 1st February. तो इंडिया के अंदर जो बजट है उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, और कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है। ठीक है, और कब करता है? 1 फरवरी को। ठीक है, तो ये 2014 से पहले बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाता था फरवरी के एंड में, 28 फरवरी को। और रेलवे का अलग बजट होता था, उससे 1-2 दिन पहले रेलवे का बजट आता था। फिर जो मेन बजट आता था 28 फरवरी को आता था। तो लेकिन अब जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है, न्यू गवर्नमेंट आई है बीजेपी की, तब से जो बजट है वो 1 फरवरी को प्रेजेंट
किया जाता है। तो ऐसा होता है कि इसको पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़ता है अप्लाई करने से पहले। तो पहले तो 1 मंथ का गैप रहता था, जैसे फरवरी के एंड में उसको प्रेजेंट करते थे, तो मार्च का गैप रहता था, 1 अप्रैल से अप्लाई होता था, उससे उसके ऊपर पार्लियामेंट में डिबेट होती है बजट के ऊपर। तो उसको पास करवाने के लिए पहले सिर्फ 1 महीने का गैप बचता था, तो अब जो है 2 महीने का गैप बचता है। तो बजट सेशन अब बढ़ गया है, तो 2 मंथ्स का गैप पीरियड होता है, तो उसको लोकसभा से अप्रूव करवाना पड़ता है, लोकसभा राज्यसभा से। ठीक है। तो इन इंडिया बजट इज प्रेजेंटेड, मैंने बता दिया, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है, और कब करता है? 1 फरवरी को करता है। और एक बात और कि अब जो पहले मैंने बताया कि अभी 2014 से पहले रेलवे का बजट अलग था और मेन बजट अलग था। अब रेलवे के बजट को खत्म कर दिया है, अब एक ही बजट है, उसी में रेलवे का बता देते हैं। ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन से पहले उसको पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़ता है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि 2 मंथ्स का गैप बचता है उसको लोकसभा से और राज्यसभा से पास करवाने के लिए। तो उसको पास कैसे करवाते हैं? तो वोटिंग, एक्चुअल में वोटिंग नहीं पड़ती, तो इसको पास करवाने के लिए जो टेबल है उसको बजा देते हैं। ठीक है। तो मतलब अच्छी से साउंड हो जाती है, तो कह देते हैं कि यस द बजट इज, जल्दी हो ही जाता है अप्रूव। ठीक है। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट? तो गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसके कई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव है अपनी सोशल प्रायोरिटीज के हिसाब से, इकोनॉमिक प्रायोरिटी के हिसाब से, पॉलिटिकल प्रायोरिटीज के हिसाब से बजट बनाती है। ठीक है। तो अब फर्स्ट पॉइंट है इसमें, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बजट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज है उनको रीएलोकेट करती है। तो रीएलोकेट ऑफ रिसोर्सेज मींस कि किस जगह पे रिसोर्सेज ज्यादा लगे हैं, किस जगह पे कम लगे हैं, उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करती है रिसोर्सेज को। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हम ये स्टडी करेंगे टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज एंड डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। So through the budgetary policy, government aims to reallocate resources in accordance with the economic and social priorities of the country. Government can influence allocated through. तो गवर्नमेंट रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है इकोनॉमी की सोशल प्रायोरिटीज के हिसाब से, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज के हिसाब से। तो रिसोर्सेज को दो तरह से इन्फ्लुएंस करती है गवर्नमेंट, टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज। एक तो टैक्स कंसेशन और सब्सिडी देके। तो टैक्स कंसेशन मतलब कि जैसे कुछ पब्लिक गुड्स हैं जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं, पुअर पीपल यूज करते हैं, तो गवर्नमेंट ऐसी चीजों को बढ़ावा देने के लिए उनको सब्सिडी दे सकती है, उनको टैक्स में कंसेशन दे सकती है। ठीक है। तो इस तरह से वो ज्यादा चीजें वो प्रोड्यूस करते हैं। और गवर्नमेंट जैसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, लिक्वर हो गया, सिगरेट हो गया, तो उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा सकती है ताकि लोग उनको कंज्यूम कर कम करें। ठीक है। To encourage investment, government can give tax concession or subsidies etc. to producer. तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो प्रोड्यूसर है उनको टैक्स में कंसेशन दे सकती है, सब्सिडीज दे सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट डिस्करेजेस द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स लाइक लिक्वर, सिगरेट एक्सेट्रा थ्रू हैवी टैक्सेस। तो जैसे लिक्वर हो गया, सिगरेट हो गया, इस तरह से जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा सकती है ताकि वो प्राइस महंगा हो जाए, उनका ज्यादा प्राइस पे बिके तो लोग उनकी डिमांड कम करें। ठीक है। इन द सेम वे गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड सब्सिडीज टू एनकरेज द यूज ऑफ खादी प्रोडक्ट्स। ठीक है। डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग, तो कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो पब्लिक गुड्स हैं, पब्लिक गुड्स मतलब जिनको ज्यादातर सारे लोग मिलके यूज करते हैं, जैसे पार्क हो गया, रोड हो गया, ये पब्लिक गुड्स हैं। तो गवर्नमेंट पब्लिक गुड को डायरेक्टली भी प्रोड्यूस करती है विद द मोटिव ऑफ पब्लिक वेलफेयर, लाइक वाटर सप्लाई, लॉ एंड ऑर्डर, सैनिटेशन, पार्क्स एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड पब्लिक गुड्स। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो बजट का एक पर्पज ये भी होता है कि इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इंडिया में ही एग्जांपल लो कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा पुअर है। ठीक है। इसको हम इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ बोलते हैं। मतलब जो नेशनल इनकम है उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इनकम की इनइक्वालिटी है।
तो बजट का एक मोटिव ये भी होता है कि इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी को दूर किया जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? जो रिच पीपल है उनकी इनकम के ऊपर हैवी टैक्सेस लगा सकती है, ठीक है। तो वहां से जो इनकम आएगी उसका यूज वो पुअर पीपल की जो चीजें हैं उनको सब्सिडी दे सकती है, पुअर पीपल को। तो इस तरह से पुअर पीपल का वेलफेयर, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाएगा। जैसे आजकल उनको फ्री में जो फूड ग्रेन्स है, व्हीट है, राइस है, ये दिया जा रहा है राशन शॉप से, ठीक है। तो वी सी दैट सम पीपल आर वेरी पुअर एंड सम पीपल आर वेरी रिच। थ्रू द बजट गवर्नमेंट ट्राई टू रिड्यूस सच इनइक्वालिटी। तो बजट जो है इस तरह की इनइक्वालिटी को दूर करती है। थ्रू द हेल्प ऑफ बजट गवर्नमेंट इम्पोजेस heavy taxes on rich people and spends more for the welfare of the poor। तो गवर्नमेंट क्या करती है? जो रिच पीपल है उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगाती है और पुअर पीपल के लिए वेलफेयर के लिए पैसे स्पेंड करती है, उनकी चीज जरूरत की चीजों पे सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती। नाउ द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कंट्री के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि प्राइस लेवल जो है वो स्टेबल रहे। प्राइस लेवल ना तो फ्लक्चुएट, मतलब ना तो इंक्रीज हो ना ही डिक्रीज हो। तो आपको पता है कि प्राइस लेवल जब इंक्रीज होता है तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, और जब प्राइस लेवल रिड्यूस होता है तो उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। बोथ दिस सिचुएशन आर हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी। प्राइस लेवल बढ़ना भी एक इकोनॉमी के लिए डेंजरस है, और प्राइस लेवल रिड्यूस होना तो उससे भी ज्यादा डेंजरस है। तो आम रूप से ये होता है कि हम मान के चलते हैं कि जैसे आटे का प्राइस बहुत बढ़ गया, राइस का प्राइस बहुत इंक्रीज हो गया, मतलब महंगाई बढ़ रही है जैसे, तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि प्राइस लेवल बढ़ता है तो नुकसान होता है, तो होता भी यही है जनरली। लेकिन अगर प्राइस लेवल रिड्यूस होता है तो प्राइस लेवल इंक्रीज होने से भी ज्यादा वो हार्मफुल है एक इकोनॉमी के लिए, जिसको डिप्रेशन बोलते हैं। तो वो कंडीशन आ जाती है। तो मैं बताता हूं, इसको ध्यान से समझना। अगर कंट्री में प्राइस लेवल इंक्रीज होता है तो प्राइस लेवल इंक्रीज होने से क्या होता है? जो प्रोड्यूसर्स है उनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाता है, तो दे विल प्रोड्यूस मोर, वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। इससे क्या होगा? इससे एक इकोनॉमी में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज होता है। तो यू कैन से दैट इंक्रीज, अगर प्राइस लेवल बढ़ता है, हाँ विद इन डिजायर लिमिट, थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, 1%, 2%, तो वो तो एक इकोनॉमी के लिए टॉनिक का काम करता है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर इन्फ्लेशन होगी, प्राइस लेवल बढ़ेगा थोड़ा सा, तो उससे क्या होगा? प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, वो ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, उससे इकोनॉमी में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ता है, ठीक है, तो फायदा होता है इससे। लेकिन अगर एक इकोनॉमी में आप ये सोचो कि प्राइस लेवल फॉल होना शुरू हो जाए, तो प्राइस लेवल फॉल होना शुरू होगा, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो वो प्रोडक्शन कम करेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे तो एक इकोनॉमी में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी फॉल हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, प्रोड्यूसर का सामान बिकेगा नहीं, ठीक है, तो वो प्रोडक्शन ही करना बंद कर देंगे। तो इससे बहुत सा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा एक इकोनॉमी में। तो वो सिचुएशन, जब जिसको डिप्रेशन बोलते हैं, तो वो सिचुएशन आने लग जाए, रिसेशन बोलते हैं डिप्रेशन, तो एक इकोनॉमी के लिए उसको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बजट का एक पर्पज है कि एक इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे, प्राइस लेवल ना तो फ्लक्चुएट, मतलब अप जाए ना डाउन जाए, मतलब प्राइस लेवल लार्ज स्केल की फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। तो बजट का ये पर्पस बताया। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मींस लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी मींस, सॉरी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, अगर एक इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी आती है तो इसका मतलब है कि लार्ज स्केल में प्राइस लेवल फ्लक्चुएट करता है, तो उसको रोकना है। सच फ्लक्चुएशन क्रिएट अनसर्टेनिटी। इस तरह की जो फ्लक्चुएशन आती है उससे एक इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है। गवर्नमेंट अपनी टैक्सेस पॉलिसी से और अपनी एक्सपेंडिचर पॉलिसी से इस प्राइस लेवल को कंट्रोल कर सकती है। कौन सी पॉलिसी से? अपनी टैक्सेस पॉलिसी से और एक्सपेंडिचर पॉलिसी से। इफ देयर इज इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन आपको पता है इसको एक्सेस डिमांड, अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगी, प्राइस लेवल बढ़ेगा क्योंकि डिमांड ज्यादा है। तो अगर एक इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, इफ एग्रीगेट डिमांड इज मोर, तो प्राइस लेवल बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर सकती है कि गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को कम करे, और एग्रीगेट डिमांड कम करने के लिए गवर्नमेंट खुद अपना एक्सपेंडिचर तो कम करे,
ठीक है। तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करके एग्रीगेट डिमांड जो है उसको रिड्यूस कर सकती है। तो एग्रीगेट डिमांड, गवर्नमेंट अपने खर्चे को कम करके एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस होगी, तो उससे फिर एक्सेस डिमांड कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन फिर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। इफ देयर इज डिफ्लेशन, अब इसका अपोजिट है, अगर एक इकोनॉमी में डिफ्लेशन चल रही है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करे, ठीक है, और टैक्स में लोगों को टैक्स में कंसेशन दे, सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करे, चीजों का रेट कम हो जाएगा सब्सिडी प्रोवाइड करने से, टैक्स में कंसेशन देने से, तो फिर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज होगी तो फिर डिफ्लेशन, फिर से जो डिफ्लेशन मतलब प्राइस लेवल जो कम होना शुरू हो गया था, इट विल स्टार्ट राइजिंग, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। आपको पता है कि गवर्नमेंट की बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो गवर्नमेंट भी चला रही है, जैसे LIC गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, रेलवे, DTC और भी कई कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट चला रही है, कई काम गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए ये वेलफेयर के पर्पज से चलाई जाती हैं, जैसे रेलवे है, DTC है। अब रेलवे है, DTC है, ये लॉस में ही जा रही है, फिर भी गवर्नमेंट इनको चलाती है वेलफेयर के पर्पज से, ठीक है। तो इनको चलाने के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, तो इनको चलाने के लिए जो फाइनेंस का अरेंजमेंट किया जाता है, इट इज अरेंज थ्रू द हेल्प ऑफ बजट, ठीक है। तो लाइक रेलवे वगैरह, DTC, बजट इज प्रिपेयर्ड विद द मोटिव ऑफ प्रोवाइडिंग फंड्स टू दीज इंडस्ट्रीज। तो बजट प्रिपेयर किया जाता है इन इंडस्ट्री को फंड प्रोवाइड करने के मोटिव से। Now the fifth objective of government budget is economic growth. इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि कंट्री का GDP लेवल बढ़े, कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में इंक्रीज हो, तो गवर्नमेंट उसके लिए बजट के थ्रू वेरियस प्रोविजन करती है। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स सस्टेनेबल इंक्रीज इन द रियल GDP ऑफ एन इकोनॉमी। रियल GDP मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो, बजट का एक ऑब्जेक्टिव ये है, वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन बजट गवर्नमेंट मेक्स वेरियस प्रोविजन टू एंश्योर द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए बजट में गवर्नमेंट बहुत सा अरेंजमेंट करती है। क्या क्या अरेंजमेंट करती है, 2 पॉइंट बताए हैं। गवर्नमेंट कैन गिव टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडी टू द प्रोड्यूसर विद द रिजल्ट प्रोडक्शन विल राइज। तो गवर्नमेंट सबसे पहला तो काम कर सकती है, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको टैक्स में कंसेशन दे सकती है, उनकी जरूरत की चीजों पे सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है, उनको रॉ मटेरियल वगैरह पे। तो विद द रिजल्ट दे विल प्रोड्यूस मोर, वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो कंट्री में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा और इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है। सेकंड है, गवर्नमेंट कैन मेक लार्ज स्केल एक्सपेंडिचर, और दूसरा गवर्नमेंट खुद का अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करे। अब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर करने से क्या होता है, एक इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड जनरेट होती है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है, प्रोडक्शन राइज होता है। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो बहुत से वर्कर्स को काम मिलता है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट अगर फ्लाईओवर बनवाती है, तो फ्लाईओवर बनवाने से जो सीमेंट कंपनी है, जो स्टील कंपनीज है, उसको भी काम मिलेगा, उसके वर्कर्स को काम मिलेगा, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। 6 आता है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। बजट का एक ये भी ऑब्जेक्टिव है कि एक इकोनॉमी के अंदर रीजनल डिस्पैरिटीज को रिमूव किया। रीजनल डिस्पैरिटीज का क्या मतलब है, हम इंडिया में देखते हैं जैसे बिहार है, ओडिशा है, ये तो अभी तक बहुत ही बैकवर्ड है, और पंजाब, हरियाणा, कुछ स्टेट्स बहुत ही आगे निकल गए हैं, महाराष्ट्र, ठीक है, और कुछ स्टेट्स अभी भी बैकवर्ड है। तो क्या होता है, जो बैकवर्ड रीजन्स होते हैं उन रीजन में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इंडस्ट्री लगाना पसंद ही नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज जो इन बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट उनको बूस्ट कर सकती है, उनको टैक्स में कंसेशन दे सकती है, टैक्स हॉलीडे डिक्लेयर कर सकती है कि जैसे आप बिहार में इंडस्ट्री स्टैब्लिश करोगे तो आपको इतने टैक्स में कंसेशन दी जाएगी, ठीक है। Reducing regional disparity. The government budget aims to reduce regional disparities through its taxation and expenditure policy for encouraging setting up प्रोडक्शन यूनिट्स इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स में प्रोड्यूसर्स को कंसेशन दे सकती है कि आप उनको एनकरेज करेगी कि आप इस एरिया में इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स हैं, ठीक है। तो ये बजट के ऑब्जेक्टिव थे। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी लेसन को कंटिन्यू करूंगा। तो मैं बताऊंगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, इसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ठीक है। तो अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।